स्वाध्याय पीएससी एकेडमी के इस नई पहल सीजीपीएससी मेंस के इस बैच में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वाध्याय पीएससी एकेडमी के द्वारा एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया जा रहा है सीजीपीएससी मेंस को लेकर। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली मेंस से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है हरित क्रांति। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्वाध्याय पीएससी एकेडमी में। मैं हूं अविनाश और आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन। एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से लगभग हर साल प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो बेसिकली इंडियन जियोग्राफी के अंतर्गत हमको देखने को मिलता है। कुछ हद तक आप इसे इंडियन इकोनॉमी से भी रिलेट कर सकते हैं। तो हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था और बेसिकली इसके क्या लाभ हुए, इसके क्या प्रभाव भारत पर हमें देखने को मिलते हैं, क्या क्या चुनौतियां इसके चलते सामने आई, इन सारी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ में इसी तरह के कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो सबसे पहले जब भी मैं कोई टॉपिक डिस्कस करता हूँ तो इसके फ्रेमवर्क के बारे में हमको डिस्कस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रेमवर्क को जब तक हम नहीं समझेंगे किसी टॉपिक का, तब तक उस टॉपिक की गहराई तक हम समझ नहीं पाएंगे। तो हरित क्रांति के बारे में हम आज के इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, इससे पहले समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हरित क्रांति की पृष्ठभूमि के बारे में, क्या बैकग्राउंड रहा, किन परिस्थितियों में हरित क्रांति को भारत में लाया गया। इसके अलावा हरित क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, इसे हम समझेंगे। प्रमुख घटनाक्रम कौन कौन से रहे हैं, ये सारी बातें हम समझेंगे। हरित क्रांति के क्या प्रभाव हुए, हरित क्रांति के लाभ क्या हुए, इसके चलते क्या क्या प्रमुख चुनौतियां सामने आई, और सबसे लास्ट में कंक्लूजन आखिर क्या है, निष्कर्ष आखिर क्या है, इसको हम समझेंगे इस वीडियो में। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सीजीपीएससी मेंस का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ग्रीन रिवॉल्यूशन, और लगभग हर साल यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलते ही हैं। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर और 15 नंबर के प्रश्न हमको टॉपिक से देखने को मिलते हैं सीजीपीएससी मेंस के एग्जाम में। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो जैसे हरित क्रांति के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो हरित क्रांति के बारे में हम देखेंगे बेसिकली कि इस टॉपिक से भी जब पहले तो हम सारी चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करेंगे और फिर लास्ट में समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जामिनर इनसे 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर या 15 नंबर के प्रश्न बनाता है तो कैसे कैसे चीज़ें पूछी जा सकती है। जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आपसे एक सिंगल क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है। तो बिल्कुल डिटेल्स हम समझने की कोशिश करेंगे इसे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हरित क्रांति के बैकग्राउंड से। क्या पृष्ठभूमि रही, किस पृष्ठभूमि के तहत या किस पृष्ठभूमि में हरित क्रांति को भारत में लाया गया। सबसे पहली बात यह है कि बेसिकली अगर हम बात करें भारत की, तो आप सभी को पता है 1947 में भारत को आज़ादी मिली। ये आज़ादी इतनी आसान नहीं थी, काफ़ी संघर्ष के चलते भारत को आज़ादी प्राप्त हुई और आज़ादी के साथ साथ भारत को विभाजन का भी सामना करना पड़ा। एक विशाल देश आज़ाद तो हुआ, लेकिन आज़ाद हुआ बंटवारे के साथ। भारत, जिसे आप सभी जानते हैं, हम इस देश के निवासी हैं, लेकिन इसके अलावा जिस और देश का निर्माण हुआ वो था पाकिस्तान। तो धर्म के आधार पर 2 देशों का निर्माण हुआ, एक है भारत, दूसरा है पाकिस्तान। पाकिस्तान का जब निर्माण हुआ ना, तो ये जो पाकिस्तान जिसे हम आज पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, ये एक्चुअल में था पश्चिमी पाकिस्तान, या इंग्लिश में कहें तो वेस्ट पाकिस्तान, और आज जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं ये हुआ करता था ईस्ट यानी कि पूर्वी पाकिस्तान। और बाद में जाकर के ईस्ट पाकिस्तान जो है बांग्लादेश में तब्दील हो जाएगा 1971 में। तो ये तो आप जानते ही होंगे। समझने वाली बात यह है कि 1947 में भारत को आज़ादी मिली, आज़ादी के साथ साथ देश का विभाजन भी हुआ। ये जो विभाजन है हमारे लिए और भी ज़्यादा खतरनाक सिद्ध हुआ, क्योंकि धार्मिक आधार पर देश का बंटवारा तो हुआ। भारत की स्थिति कुछ खास अच्छी तो थी नहीं, गरीबी की, मतलब बेसिकली अधिकांश जो आबादी है भारत की वो काफ़ी गरीबी का सामना कर रही थी, भूखमरी का सामना कर रही थी, बेरोजगारी का सामना कर रही थी। और इन सारे बेसिकली अगर हम बात करें घटनाक्रम में, भारत का विभाजन भी हमको देखने को मिलता है 1947 में, जो गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी जैसी समस्याओं को और भी ज़्यादा बढ़ावा देता है। क्योंकि धार्मिक आधार पर जब दंगे हो रहे हैं, देश उतना समृद्ध है नहीं, देश का विकास अभी होना बाकी है। और उस टाइम पीरियड पर अगर हम देख रहे हैं, देश जो है वो धार्मिक आधार पर सांप्रदायिक दंगों में अगर शामिल हो जाए
तो विकास में, उन्नति में तो काफ़ी बड़ी रुकावट देखने को मिलेगी। इसके पहले की अगर हम बात करें, तो बात करें 1947 की, 1943 में बंगाल में एक भयानक अकाल देखने को मिलता है। और ये जो अकाल था वो इतना भयानक था, इतना भयानक सूखा पड़ा बंगाल में, जिसके चलते लाखों लोगों की जानें चली गई। बंगाल की जब मैं बात कर रहा हूँ तो पश्चिम बंगाल और साथ में जो ईस्ट पाकिस्तान वाला जो बांग्लादेश का जो रीजन है, ये पूरा एरिया शामिल है। 1943 में यहाँ पर भयानक अकाल देखने को मिला। इसके चलते अधिकांश जो आबादी है उन्होंने या तो विस्थापन किया, और जो बचे वहाँ पर वो काफ़ी लोगों की एक्चुअल में डेथ हो गई। कई बार ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हुई, महामारियाँ आई, जिसके चलते काफ़ी लोगों की जानें गई। और इस सब बेसिकली घटनाक्रम में हम देख रहे हैं, भारत को आज़ादी मिली 1947 में, सांप्रदायिक दंगे भी हो रहे हैं, और इसके अलावा देश की जो आबादी है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है, जनसंख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। और सेम टाइम पर हम क्या देख रहे हैं, एक तो अकाल पड़ रहा है, देश का विभाजन भी हो गया, आबादी भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, लेकिन जो खाद्यान्न उत्पादन की जो शक्ति है हमारी, वो नहीं बढ़ रही है। खाद्यान्न उत्पादन हम ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, इतना खाद्यान्न का उत्पादन भी हम नहीं कर पा रहे हैं जितना बेसिकली हमारे देश में रहने वाले जो बेसिकली निवासी है उनकी ज़रूरतों को हम पूरा कर सके। तो खाद्यान्न के उत्पादन में बेसिकली हम आत्मनिर्भर बिल्कुल भी नहीं थे। अब देश आज़ाद हुआ है, देश को विकास भी करना है, लेकिन विकास कैसे करेंगे? अभी तो हम अपने खाद्य ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसी स्थिति में हम डिपेंड हो रहे हैं किस पर? अमेरिका पर। अमेरिका से हम बेसिकली खाद्यान्न का आयात करते थे। अमेरिका की गवर्नमेंट के द्वारा बेसिकली 1954 में एक स्कीम लाई गई। इस स्कीम को कहा जाता है PL 480। ये स्कीम क्या थी? PL का मतलब होता है पब्लिक लॉ। तो बेसिकली क्या है ना, अमेरिकी पार्लियामेंट के द्वारा, जिसे हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं, एक कानून पास किया गया। इस कानून को नाम दिया गया पब्लिक लॉ 480। ये कानून बेसिकली था खाद्यान्न के निर्यात करने के लिए। इस कानून को कहा गया फूड फॉर पीस। तो 1954 में जो अमेरिकी पार्लियामेंट यानी कि कांग्रेस के द्वारा जो कानून लाया गया पब्लिक लॉ 480, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं PL 480, इसे कहा गया फूड फॉर पीस। और इस कानून के चलते बेसिकली, इस स्कीम के चलते अमेरिका क्या करता था? खाद्यान्न का बेसिकली हम निर्यात करता था, उन देशों को निर्यात करता था खाद्यान्न का जो कि जरूरतमंद देश हैं, जिन्हें जरूरत है खाद्यान्न की। और इन्हीं में से एक जो देश है वो था भारत भी, क्योंकि भारत अपने खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर था नहीं, उससे आवश्यकता थी। तो इस कारण से इंडिया जो है वो अमेरिका पर निर्भर था। आज़ादी के शुरुआती दिनों की हम बात कर रहे हैं, 1947 में हमें आज़ादी प्राप्त हुई है ना, और खाद्यान्न के उत्पादन में हम आत्मनिर्भर नहीं है। ऐसी स्थिति में हम अमेरिका पर डिपेंड हो रहे हैं। सीन कुछ ऐसा था, ब्रिटेन से हमें आज़ादी मिली और अब हम धीरे धीरे अमेरिका पर डिपेंड हो रहे हैं। तो आप चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। जब कोई देश खाद्यान्न के लिए किसी अन्य देश पर निर्भर हो रहा है तो वो बिल्कुल भी अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इससे होगा क्या, इससे परिणाम क्या सामने आ सकता है कि जिस देश पर हम निर्भर हो रहे हैं खाद्यान्न के लिए, वो देश हम पर दबाव बनाना शुरू कर सकता है। और सेम चीज़ हमें देखने को मिला अमेरिका के साथ भी, है ना। अमेरिका के द्वारा भी इंडिया पर दबाव बनाया जाना शुरू किया गया। तो ये बेसिकली वो बैकग्राउंड है जहाँ पर इंडिया में हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया जाएगा। इन सारी समस्याओं से हम ग्रसित हैं, हम पीड़ित हैं इस समय, और इससे निपटने के लिए तो कोई ना कोई उपाय करना जरूरी है। तो हरित क्रांति ही एक ऐसा उपाय, एक ऐसा रास्ता दिखा भारत सरकार को जिसके चलते भारत की स्थिति को बदला जा सकता था। तो हरित क्रांति की शुरुआत कैसे हुई? एक्चुअल में ये जो शुरुआत है इसमें बेसिकली दो व्यक्तियों का काफ़ी अहम योगदान है, काफ़ी अहम रोल है। एक व्यक्ति थे नॉर्मन बोरलॉग। ये बेसिकली ना एक अमेरिकी कृषि विशेषज्ञ थे। नॉर्मन बोरलॉग की बात कर रहे हैं। इन्होंने विश्व स्तर पर हरित क्रांति लाया, इनके द्वारा लाया गया। तो अमेरिकी कृषि विशेषज्ञ थे नॉर्मन बोरलॉग, और इनके द्वारा क्या किया गया, बेसिकली अगर हम बात करें तो वर्ल्ड मैप पर अगर हम देखें, ये नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, सारे जो लोकेशंस है मैप है, आप सभी को पता होगा इस बारे में। नॉर्मन बोरलॉग ने क्या किया ना, मैक्सिको में ना
एक खास तरह की गेहूं की किस्म का उत्पादन किया, एक ऐसी गेहूं की किस्म जो कि काफ़ी ज़्यादा उत्पादन देती थी। 1 एकड़ एरिया में नॉर्मल गेहूं की किस्म का उत्पादन किया जा रहा है और 1 एकड़ एरिया में अगर इस खास तरह की किस्म का उपयोग किया जा रहा है जिसे कहा गया HYV, यानी कि हाई यील्डिंग वेराइटी। इसका मतलब होता है उच्च उपज देने वाली किस्में, उच्च उपज यानी कि ज़्यादा उपज देने वाली किस्में। किसकी किस्म की बात कर रहे हैं? खास तौर पर बात करें तो गेहूं की। तो नॉर्मन बोरलॉग ने मैक्सिको में HYV क्रॉप्स का काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी सफल उत्पादन किया। तो गेहूं की इस खास वैरायटी की खास बात ये थी कि इससे ना काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गेहूं का उत्पादन होता था। तो इंडिया ने कहा कि क्यों ना नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा विकसित की गई इस गेहूं की किस्म का उपयोग जो है वो भारत में भी किया जाए। तो सिस्टम कुछ ऐसा बना कि 1965 की बात है। 1965 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने कृषि को लेकर एक नया कार्यक्रम चलाया। 1965 में एक नया कृषि कार्यक्रम चलाया और इस कृषि कार्यक्रम के चलते लाल बहादुर शास्त्री ने बेसिकली डिसाइड किया कि खाद्यान्न के उत्पादन के मामले में ना हमें सबसे पहले तो आत्मनिर्भर बनना काफ़ी ज़रूरी है। हम किसी अन्य देश पर डिपेंड नहीं हो सकते। कब तक आखिर हम किसी देश से खाद्यान्न का आयात करते रहेंगे, है ना? तो खाद्यान्न के उत्पादन में सबसे पहले तो हमें बनना है आत्मनिर्भर। और इसी घटनाक्रम में बेसिकली हम जब देख रहे हैं अमेरिका से हम आयात कर रहे हैं, खुद तो उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं और आयात भी एक सीमा तक ही कर पाएंगे ना, उसके लिए भी तो हमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो पैसे भी तो होने जरूरी है ना? तो यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा एक फेमस नारा दिया गया, आप सभी ने उसके बारे में सुना होगा, जय जवान जय किसान। और साथ में लाल बहादुर शास्त्री ने देशवासियों से यह अपील भी की कि सभी कम से कम एक वक्त का जो भोजन है ना उसका त्याग करें, ताकि अगर एक वक्त का भोजन भी अगर सभी व्यक्ति अगर त्याग करते हैं तो उससे कम से कम हम खाद्यान्न का जो हमारे पास जो स्टॉक है उसको लंबे समय तक यूज़ कर पाएंगे। और ये हमेशा तो नहीं किया जा सकता, तो इस कारण से लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा क्या किया गया, 1965 में एक नया कृषि कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कृषि कार्यक्रम के चलते इंडिया ने बेसिकली डिसाइड किया कि जो मैक्सिको में जो उच्च उपज देने वाली जो गेहूं की किस्में विकसित की गई है उसका हम क्या करेंगे, इंडिया में इंपोर्ट करेंगे, आयात करेंगे और उसका उपयोग भारत में करेंगे हरित क्रांति के लिए स्पेसिफिकली। तो इंडिया में बेसिकली भारत सरकार के द्वारा इस निर्णय को जब अपनाया गया, तो इस निर्णय को अपनाने में जो जिस व्यक्ति का सर्वप्रथम योगदान था, सर्वप्रमुख योगदान था, वो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। पूछा जाता है प्रश्न कि भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है, तो भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय जिस व्यक्ति को जाता है वो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो वो है नॉर्मन बोरलॉग, जो कि अमेरिका के थे, कृषि विशेषज्ञ थे, जिन्होंने मैक्सिको में उच्च उपज देने वाली गेहूं की किस्में जो है उसको विकसित की। जब गेहूं की किस्में विकसित हुई तो उसे भारत तक लाने का जो श्रेय जाता है वो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। तो इस प्रोग्राम के चलते क्या हुआ ना कि इंडिया में मैक्सिको में जो विकसित की गई थी गेहूं की किस्में उसका किया गया आयात। अब इंडिया में हम आयात तो कर लिए गेहूं की किस्में, अब इसको हमको क्या करना है, इंडिया में बेसिकली जो हरित क्रांति जो लाया गया बेसिकली, तो यहाँ पर सबसे पहले हमको देखना है कि कौन कौन से वो प्रमुख एरियाज़ हैं भारत में जहाँ पर हरित क्रांति को बेसिकली अपनाया गया है, यहाँ पर या हम बोल सकते हैं कि हरित क्रांति ने जिन क्षेत्रों में ज़्यादा सफलता अर्जित की। तो बेसिकली भारत में अगर हम बात करें तो हरित क्रांति को वैसे लाया गया था तो सारे एरियाज़ के लिए, लेकिन सभी एरियाज़ में हरित क्रांति उतना सफल नहीं हो पाया। जिन प्रमुख एरियाज़ में हरित क्रांति को सफलता प्राप्त हुई वो था पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। कुछ हद तक तमिलनाडु के एरियाज़ में भी हमको देखने को मिलता है, लेकिन जिन 3 एरियाज़ की अगर बात की जाए तो वो है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले तो हम प्रमुख घटनाक्रम देख लेते हैं, फिर उसको आगे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो 1965 में पहले चलाया गया एक कृषि कार्यक्रम, एक नया कृषि कार्यक्रम जिसके चलते हरित क्रांति को लाया गया भारत में। 1966 वो ईयर था, वो साल था जब ऑफिशियली अगर हम कहा जाए तो हरित क्रांति की हुई शुरुआत। जैसा मैंने बताया कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो प्रमुख क्षेत्र हैं भारत के जहां पर हरित क्रांति को सफलता प्राप्त हुई। तो इन क्षेत्रों में बेसिकली किसान भी काफ़ी समृद्ध थे,
सिंचाई के साधन भी यहाँ पर पर्याप्त है, मिट्टी भी यहाँ पर काफ़ी उपजाऊ है। इसी कारण से हमको देखने को मिलता है कि हरित क्रांति इन एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा सफल हुई इंडिया के बाकी एरियाज़ के कंपेयर में। तो 1966 में इसकी शुरुआत हुई और 67-68 में ही जो प्रमुख उपलब्धि देखने को मिली वो ये मिली कि उत्पादन में ना 25% की वृद्धि हुई। किसके उत्पादन में? गेहूं के उत्पादन में 25% की बढ़ोतरी देखने को मिली। तो ये जो खुशी थी भारतवासियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी। 1966 में हरित क्रांति आई, फाइनली हमने अपनाया और उसके चलते जस्ट आप देखेंगे 1 से 2 सालों में ही इतनी ज़्यादा वृद्धि, कितनी 25% ज़्यादा गेहूं का उत्पादन देखने को मिला। इतना ही नहीं है, 1970 आते आते चीज़ें कुछ ऐसी बन गई कि भारत जो है ना वो बन गया खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर। आप सोच सकते हैं कि हरित क्रांति के द्वारा कितनी तेजी से प्रगति की गई है इंडिया में कि महज 4 से 5 सालों में ही भारत खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। और 1980 तक आते आते चीज़ें तो और भी ज़्यादा बदल गई। जो इंडिया पहले खाद्यान्न को आयात करता था अमेरिका से, अन्य यूरोपीय देशों से, वो अब 1980 में खाद्यान्न का निर्यातक देश बन गया। तो आज ना सिचुएशन कुछ ऐसी है, अगर अभी 2025 की हम बात करेंगे तो हम तो ऐसे कंट्री में आते हैं जो खाद्यान्न का काफ़ी ज़्यादा निर्यात करते हैं। और ये उपलब्धि हमने हासिल की 1980 से ही। सोचो आप, 10 से 15 साल पहले तो हम बेसिकली मतलब तरस रहे थे, एक प्रकार से ऐसी सिचुएशन थी इंडिया के लिए खाद्यान्न के मामले में। अब इंडिया मतलब 1980 से ही हम देख रहे हैं कि इंडिया जो है खाद्यान्न का निर्यातक देश है। और ऐसा देश बनने के लिए जिस क्रांति ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया वो है हरित क्रांति, यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो आप चीज़ों को समझ रहे हैं कि कैसे सीक्वेंस से चीज़ें जो है चेंज होती जा रही है। पहले हमने समझा पृष्ठभूमि कैसी थी भारत की, उसके बाद हमने देखा कैसी पृष्ठभूमि में हरित क्रांति को शुरू किया गया और प्रमुख घटनाक्रम। इन सारी बातों के बारे में आपको समझना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि जब CGPSC मेंस की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको अपने आंसर को ज़्यादा ऑथेंटिक बनाने के लिए, ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए इन सारी चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा। अब नाउ हम समझते हैं कि प्रभाव क्या हुआ। हरित क्रांति के बारे में तो हम सारी चीज़ें समझ गए कि भैया ऐसी पृष्ठभूमि थी, उसके बाद हरित क्रांति को शुरू किया गया और कौन कौन से प्रमुख घटनाक्रम हैं। अब हरित क्रांति जब लाया गया तो इससे प्रभाव क्या पड़ा, ये भी तो समझने वाली बात है। तो जब प्रभाव के बारे में हम डिस्कस करते हैं ना, तो इनको 3 बेसिकली कैटेगरी में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो आर्थिक बदलाव हुए, दूसरा आर्थिक बदलाव जब हुआ, जब पैसा आएगा लोगों के पास तो फिर समाज में भी बदलाव देखने को मिलेगा, तो दूसरा हम देखेंगे सामाजिक बदलाव, और तीसरे नंबर पर हम देखेंगे राजनीतिक बदलाव। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि आर्थिक बदलाव के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आई। देखो, जो किसान थे उनकी आमदनी में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई, क्योंकि अब जो किसान जिनकी भूमि में पैदावार ज़्यादा नहीं हो रही थी, हरित क्रांति के चलते उच्च किस्म के गेहूं का उपयोग किया उनके द्वारा। इसके अलावा चावल की भी खेती काफ़ी प्रमुखता से हुई। तो गेहूं की बात करें, चावल की बात करें, उत्पादन अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा। इससे क्या हुआ, किसानों की जो आमदनी है, किसानों की जो आय है, उसमें ज़्यादा वृद्धि हमको देखने को मिलती है। जब किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी तो किसान क्या करेंगे, नए नए तकनीक अपनाने की शुरुआत करेंगे, है ना। तो इसके चलते क्या हुआ, कृषि का ना आधुनिकीकरण हुआ, मॉडर्नाइजेशन हुआ। इसके चलते जो नई नई जो प्रमुख मशीनें हैं, जैसे ट्रैक्टर की हम बात करें, थ्रेशर की बात करें, पंप सेट की बात करें, ट्यूबवेल की बात करें, नए नए तकनीक का कृषि में समावेश होना शुरू हुआ। और जाहिर सी बात है, किसान की आमदनी में वृद्धि हो रही है, किसान चाहेगा ना कि उत्पादन को और ज़्यादा बढ़ाया जाए, तो और नई नई तकनीकों को कृषि में इस्तेमाल किया जाने लगा। तो ये सारी जो मशीनें हैं वो काफ़ी आम हो गई। तो ये आर्थिक बदलाव का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि खाद्यान्न उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। तो पहले तो हम खाद्यान्न के उत्पादन के लिए तरस रहे थे एक प्रकार से, अब उत्पादन इतना ज़्यादा होने लगा कि अब हम भंडार कहाँ पे करेंगे, जितना अनाज का उत्पादन हम कर रहे हैं उसको भंडार कहाँ पे करेंगे, उसको स्टोर कहाँ पे करेंगे, ये चुनौती हमारे सामने उत्पन्न हो गई। तो अब भंडारण की समस्या उत्पन्न हो गई। बाद में धीरे धीरे जो बेसिकली जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं उनको डेवलप करना शुरू किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये आर्थिक बदलाव हमको देखने को मिलते हैं। ये सारे जो है वो प्रभाव किसके हैं, हरित क्रांति के प्रभाव हैं। इसके अलावा हम क्या देख रहे हैं, समाज में ही बदलाव देखने को मिला। गांवों में काफ़ी ज़्यादा समृद्धि आई। जो प्रमुख जो किसान हैं अब उनके आमदनी में वृद्धि हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है गांवों में समृद्धि देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो लोगों का जीवन स्तर है
उसमें भी आपको सुधार देखने को मिलता है। जब लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा तो फिर वो क्या करेंगे, उनके पास पैसा भी है, तब उस पैसे को वो निवेश किस में करेंगे, शिक्षा में निवेश करेंगे। तो एजुकेशन का जो क्वालिटी है, जो लेवल है, वो भी इंक्रीज हुआ। इसके अलावा स्वास्थ्य पर भी खर्च बढ़ने लगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है सामाजिक बदलाव के अंतर्गत। जो खास बात है, जो ध्यान रखने वाली बात है, वो ये है, समाज में बदलाव तो हो रहा है, बट सारी जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव वे में नहीं हो रही, कुछ नेगेटिव वे में भी हुआ। उसके पीछे रीज़न है ये है कि हरित क्रांति में क्या हुआ ना, जो छोटे किसान हैं उनको लाभ कम हुआ, जो बड़े किसान हैं उनको लाभ हुआ ज़्यादा। ऐसा क्यों हुआ होगा, सोचो। देखो, हरित क्रांति लाने के पीछे केवल उच्च उपज देने वाली गेहूं की किस्में ही पर्याप्त नहीं है। हरित क्रांति लाने में पूरा एक सिस्टम काम करता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो उच्च उपज देने वाली जो गेहूं की किस्में जो लाई गई, वो तो चलो एक प्रमुख फैक्टर है, एक मेजर फैक्टर है, लेकिन इसके अलावा हमको क्या क्या चाहिए थे, कीटनाशक भी चाहिए थे, क्योंकि अगर उत्पादन बढ़ेगा तो कीटे भी तो आएंगी ना उनको खाने के लिए, तो कीटनाशक भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए खाद की भी आवश्यकता है, यानी कि उर्वरक भी तो चाहिए, तो उर्वरक भी चाहिए, कीटनाशक भी चाहिए। इसके अलावा सिंचाई के साधन, तो नहर नदियों के माध्यम से तो सिंचाई किया जा रहा है, बट फिर भी आने वाले टाइम पर अगर हम देखेंगे 1966 के बाद ट्यूबवेल की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो सिंचाई के साधन में भी तकनीक की आवश्यकता थी। और जो HYV किस्म के जो क्रॉप है, इसको तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कुछ अन्य प्रमुख फैक्टर्स थे जो काफ़ी जरूरी थे हरित क्रांति की प्रगति के लिए, हरित क्रांति के विकास के लिए, उसको सफल बनाने के लिए। अब आप सोच कर देखिए, जो छोटे जो किसान हैं, क्या वो इतने संपन्न होंगे, इतने समृद्ध होंगे कि वो कीटनाशक खरीद सके, वो उर्वरक खरीद सके, या बेसिकली सिंचाई के साधन के तौर पर अगर ट्यूबवेल की बात करें, पंप सेट की बात करें, तो इनको अफोर्ड कर सके? ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। जो बड़े किसान हैं उनके लिए तो काफ़ी आसान चीज़ है, उनके पास आमदनी ज़्यादा, उनके पास आय ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, तो वो इन सारी चीज़ों में निवेश कर सकते हैं। तो इस कारण से हमको समाज में क्या प्रभाव देखने को मिला, जो बड़े किसान हैं उन्होंने तो हरित क्रांति के दौरान काफ़ी ज़्यादा प्रगति की, लेकिन छोटे किसानों ने कंपेरेटिवली बड़े किसानों की जितनी प्रगति नहीं की, उनका विकास उतना ज़्यादा हमको देखने को नहीं मिला जितना बड़े किसानों को देखने को मिला। तो ये समाज में इस प्रकार के बदलाव भी देखने को मिले। इसके अलावा राजनीतिक बदलाव की बात करें तो जो इंडिया पहले अमेरिका से PL480 स्कीम के चलते अनाज का क्या करता था, आयात करता था, वो अब क्या बन चुका था, वो आत्मनिर्भर बन चुका था। तो इंडिया ने बेसिकली USA से जो अनाज का आयात करता था, उस अनाज के आयात को अब क्या कर दिया, बंद कर दिया। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का, इस नारे ने भी बेसिकली भारत के हर एक व्यक्ति के, हर एक इंसान के दिलों में घर कर गया। उन्हें एक्चुअली मोटिवेट करने का बेसिकली कार्य किया गया इस नारे के द्वारा, क्योंकि जैसा मैंने बताया भी स्टार्टिंग में, लाल बहादुर शास्त्री ने सभी लोगों से अपील की थी ना कि अपने एक वक्त के भोजन का त्याग करें, ताकि भारत जो है वो खाद्यान्न के बेसिकली उत्पादन के मामले में अगर हम बात करें, या निर्भरता के मामले में हम किसी अन्य देश पर निर्भर न हो, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमको देखने को मिलती है। न सिर्फ लाल बहादुर शास्त्री, बल्कि लाल बहादुर शास्त्री जी की तो बाद में आगे चलकर हम देखते हैं 1966 में डेथ हो जाती है, और इसके बाद भारत की प्रधानमंत्री बनती है इंदिरा गांधी जी। तो इंदिरा गांधी ने भी, या बोल सकते हैं कि ज़्यादा जो अहम किरदार है हरित क्रांति के सफलता में, वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का ही रहा है, क्योंकि उनके द्वारा ही जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा विकसित हुई हैं आगे चलकर। तो ये प्रभाव हमको देखने को मिलता है हरित क्रांति के दौरान भारत में। अब थोड़ा सा हम देखते हैं, समझते हैं कि हरित क्रांति से भारत को क्या लाभ हुआ और हरित क्रांति की क्या क्या चुनौतियाँ रही है, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। हरित क्रांति के लाभ की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। सबसे पहले तो जो खाद्य सुरक्षा है भारत की, वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुई, है ना। अब खाद्यान्न के उत्पादन के मामले हम आत्मनिर्भर बन गए, तो हम डिपेंड नहीं है किसी अन्य देश पर, चाहे अमेरिका हो चाहे कोई अन्य देश हो। तो खाद्य की सुरक्षा तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गई। इसके अलावा हम देखते हैं कि किसान अब अन्नदाता कहलाने लगे। अब किसानों की जो वैल्यू है ना, वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि अब ये अन्नदाता कहलाने लगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि कृषि का विकास हो रहा है।
तो कृषि पर आधारित जो उद्योग है, जो धंधे हैं, उनका भी तो विकास होगा। तो कई सारे राइस मिल्स की स्थापना हम देखेंगे। इसके अलावा कृषि आधारित कई प्रकार के उद्योग जो हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा विकास देखने को मिलता है। ये हरित क्रांति का ही एक बेनिफिट है। इसके अलावा अनाज की जो कीमतें हैं ना, वो भी स्थिर हुई, स्टेबलाइज हुई, क्योंकि पहले क्या होता था, अनाज कम होने के कारण से उसकी जो कीमतें हैं उसमें काफ़ी उछाल देखने को मिलती थी। बट अब अनाज हम पर्याप्त मात्रा में उत्पादन कर रहे हैं तो अनाज की कीमतें भी स्थिर हुई। और इसका एक प्रभाव हमको ये भी आगे चलकर देखने को मिलेगा कि भूखमरी की स्थिति में भी कमी देखने को मिली। ठीक है, भूखमरी में भी कमी देखने को मिलेगी, कुछ हद तक हमको गरीबी में भी कमी देखने को मिलेगी। और ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो इस कारण संभव हो पाए हैं क्योंकि हरित क्रांति ने इंडिया को स्टेबल किया। ठीक है, हरित क्रांति की सफलता के चलते ये चीज़ें कुछ हद तक पॉसिबल हो पाई। बट सारी चीज़ें अच्छी नहीं हुई, है ना। आज हम डिस्कस करते हैं हरित क्रांति के बारे में, कभी भी तो हरित क्रांति की केवल अच्छाई के बारे में, उसकी सफलता के बारे में ही हम डिस्कस कर पाते हैं। मतलब ज़्यादातर चीज़ें में तो ऐसा ही होता है। बट इसके ना कुछ चैलेंजेस भी हैं, काफ़ी चुनौतियाँ भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी रहे हैं हरित क्रांति के, तो उनको भी समझने की ज़रूरत है। तो चुनौतियाँ मतलब कि चमक के पीछे का अंधेरा। हरित क्रांति तो काफ़ी चमकीली लग रही है, अच्छा ही अच्छा लग रहा है, बट उसके पीछे जो अंधेरा है उसको नहीं देख पा रहे हैं। वो क्या है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। अब CGPSC मेंस में जब प्रश्न पूछा जाएगा ना, तो हरित क्रांति के चैलेंजेस के बारे में पूछा जाएगा। अच्छाइयाँ तो सभी को पता है, हरित क्रांति के आने से भारत ने ये प्राप्त किया, वो प्राप्त किया, सारी चीज़ें हैं। बट चुनौतियाँ क्या कह रही है उसको भी समझते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि क्षेत्रीय असमानता, इसको कहने का क्या मतलब है। देखो, हरित क्रांति लाया गया था, ऑल ओवर इंडिया के लिए लाया गया था, बट क्षेत्रीय असमानता देखने को मिलती है क्योंकि पूरे देश में हरित क्रांति ने उस लेवल पर प्रगति या बोल सकते हैं डेवलपमेंट नहीं किया जिस लेवल पर उसे करना चाहिए था। क्षेत्रीय असमानता देखने को मिली। जैसा कि मैंने बताया कि पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, इन क्षेत्रों ने हरित क्रांति में काफ़ी ज़्यादा प्रगति दर्ज की। अब ऐसा तो नहीं कि केवल इन्हीं क्षेत्रों में ही हरित क्रांति को लाया गया था तो पूरे भारत में लाया गया था, बट भारत के अन्य क्षेत्रों में वैसी प्रगति उन्नति देखने को नहीं मिली। रीज़न क्या था, आप सोच के बताइए। देखो, हरित क्रांति में क्या हो रहा है, कई सारे फैक्टर्स जो है रिस्पॉन्सिबल है इसके प्रगति के लिए। इस रीजन में हरित क्रांति सफल इसलिए हो पाई क्योंकि उच्च उपज देने वाली गेहूं की किस्में तो लाई जा रही हो, तो चलो सारे जगह पर प्रदान की जाएगी, उसको डिलीवर किया जाएगा। लेकिन सिंचाई के साधन की दृष्टि से अगर हम बात करें तो सिंचाई के साधन में अगर आप इस रीजन को देखेंगे तो सिंधु और गंगा नदी जो बेसिकली नदी प्रणाली है उसके अंतर्गत ये पूरा क्षेत्र आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जल की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है। इसके अलावा अगर हम बात करें मिट्टी की गुणवत्ता, क्योंकि अगर कृषि कर रहे हैं कहीं पर तो मिट्टी का उपजाऊ होना काफ़ी जरूरी है, तो वो भी इस क्षेत्र में काफ़ी हद तक हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें उर्वरक की, तो उर्वरक का उपयोग करेंगे कौन, बड़े जो किसान हैं उनके पास, जिनके पास पर्याप्त मात्रा में धन दौलत संपत्ति है। तो यहाँ पे इंडिया के जो सबसे बड़े बड़े जो किसान हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा संपत्ति है, वो सब आपको देखने को, मैक्सिमम जो आपको देखने को मिलेंगे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले रीजन में देखने को मिलेंगे। इस कारण से वो उर्वरक खरीदने में भी काफ़ी सक्षम थे। 1966-67 की बात कर रहे हैं, अभी तो सभी जगह आपको देखने को मिल जाएगा, अभी से रिलेट नहीं करना है, उस समय की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कीटनाशक खरीदने में भी वो सक्षम थे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ट्यूबवेल की बात करें, इन सभी चीज़ों में यहाँ पे जो किसान है वो काफ़ी ज़्यादा सक्षम है, समृद्ध है। साथ में यहाँ की जलवायु परिस्थिति भी ऐसी है जो उत्पादन को बढ़ावा देती है। तो इस कारण से हम देखते हैं कि हरित क्रांति के दौरान इस पर्टिकुलर एरिया में काफ़ी ज़्यादा प्रगति और विकास दर्ज किया गया। जबकि अगर हम भारत के अन्य क्षेत्रों की बात करें, फॉर एग्जाम्पल हम बिहार की बात कर लेते हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, उड़ीसा की बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, इन क्षेत्रों में हरित क्रांति के दौरान उतनी प्रगति देखने को नहीं मिली। तो हरित क्रांति का जो पहला जो चैलेंज है वो ये है कि क्षेत्रीय असमानता देखने को मिलती है। एक क्षेत्र ने तो काफ़ी ज़्यादा विकास किया, बट भारत के अन्य क्षेत्रों में हरित क्रांति विकसित नहीं हो पाई। तो पहले तो आपको इस पॉइंट को नोट डाउन करना है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि फसल में असमानता। फसल में असमानता बोलने का क्या मतलब है, हरित क्रांति के दौरान सारी फसलों पर फोकस नहीं किया गया, कुछ ही फसलों पर फोकस किया गया, जिसमें से गेहूं की बात करें, चावल की बात करें, ये फसलें जो हैं इन पर खास फोकस किया गया। इसी कारण से हम देखते हैं कि हरित क्रांति के दौरान गेहूं के उत्पादन में, चावल के उत्पादन में वृद्धि देखने को मिली। जबकि अन्य जो प्रमुख फसलें हैं, चाहे दालों की बात कर लें आप,
तिलहन की बात कर लें, तो अन्य जो प्रमुख फसलें हैं उनके उत्पादन में वृद्धि देखने को नहीं मिली। तो यहाँ पे क्षेत्रीय असमानता के साथ साथ फसल में भी असमानता देखने को मिल रही है। कुछ फसलें हैं जिनके उत्पादन में वृद्धि देखने को मिली क्योंकि इसके उच्च उपज देने वाली जो किस्में हैं वो उपलब्ध थी, जबकि अन्य की नहीं थी। तो कुछ अन्य जो फसलें हैं उनके उत्पादन में वृद्धि देखने को नहीं मिली। तो फसल में भी असमानता देखने को मिलती है। जो हरित क्रांति का जो सबसे ज्यादा जो मेन जो चैलेंज है, चुनौती है, वो है पर्यावरण संकट। पर्यावरण संकट बोलने का मतलब है कि यहां पर बेसिकली क्या किया जा रहा है। अगर हम बात करेंगे, देखो पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश वाले रीजन में अगर हम बात करेंगे तो यहां पर कीटनाशक और साथ ही उर्वरक, इसका काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया गया। काफ़ी ज़्यादा जब कीटनाशक और उर्वरक का जब प्रयोग किया जाएगा तो उस स्थान पर जो मिट्टी होगी उसकी गुणवत्ता में तो कमी देखने को मिलेगी ना। तो 1966 से 67 से जो हरित क्रांति चली आ रही है, जो पंजाब हरियाणा को काफ़ी समृद्ध जिसने बनाया, बट लगातार कीटनाशकों का प्रयोग करने के कारण, लगातार उर्वरकों का प्रयोग करने के कारण जो वहाँ की मिट्टी है ना, वो अब धीरे धीरे क्या हो रही है, अनुपजाऊ हो रही है। तो काफ़ी मेजर जो समस्या है ना, वो देखने को मिल रही है वर्तमान में इस पर्टिकुलर रीजन में, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अगर आप न्यूज़ आर्टिकल पढ़ेंगे, अगर आप करंट अफेयर्स से अपडेट रहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं डेली, तो इसके बारे में आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार इस वीडियो को पूरा देखने के बाद गूगल पर जरूर जाएं और आर्टिकल्स जरूर पढ़ें न्यूज़ के, है ना। क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो यही वो एरियाज हैं जिन पर आपको खास तौर पर फोकस करना है। न सिर्फ मेंस में बल्कि प्रीलिम्स में तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं, बट साथ में आपको ध्यान में रखना है कि जब आप इंटरव्यू में जाएंगे ना, तो यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछने की संभावना बढ़ जाती है। इस कारण से इनको जरूर ध्यान में रखना है। आज के टाइम पर हम लोग देख रहे हैं कि हरित क्रांति के दौरान जिस क्षेत्र ने सबसे ज़्यादा प्रगति की वही आज काफ़ी ज़्यादा संकट में है। मिट्टी जो है वो अनउपजाऊ हो रही है लगातार कीटनाशकों और उर्वरकों का प्रयोग करने के कारण। और न सिर्फ मिट्टी की बात नहीं है, बल्कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा किसका प्रयोग किया गया, ट्यूबवेल का प्रयोग किया गया। ट्यूबवेल का प्रयोग करने के कारण से क्या हुआ, यहाँ पर जो भूमि के नीचे का जो जल है ना, उसकी मात्रा में कमी देखने को मिलती है। तो जो भूमिगत जो जल है उसमें भी आपको कमी देखने को मिलती है। किस क्षेत्र में, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। तो भूमिगत जल में भी काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है। लगातार देखो ट्यूबवेल के कारण से क्या हो रहा है, लगातार जो भूमिगत जो जल है उनका दोहन किया जा रहा है कृषि के कारण से। तो भाई ऐसा तो है नहीं, अनलिमिटेड पानी तो है नहीं, ठीक है, तो उसमें भी तो कमी देखने को मिलेगी। तो एक तो मिट्टी की जो उर्वरकता है उसमें भी कमी देखने को मिल रही है, भूमिगत जो जल है उसमें भी कमी देखने को मिल रही है। तो हरित क्रांति में तो काफ़ी ज़्यादा प्रगति की, लेकिन आज वर्तमान में देखो ना कैसी कैसी समस्याओं से पीड़ित है ये क्षेत्र। तो ये भी एक प्रमुख बात है जो ध्यान में रखना है। ये जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं ये पर्यावरणीय संकट के अंतर्गत आता है। तो इन्वायरमेंटल डैमेज देखने को मिल रहा है वर्तमान समय में हरित क्रांति के चलते। इसके अलावा सामाजिक असमानता, सामाजिक असमानता बोलने का वही मतलब है जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि जो बड़े किसान हैं उन्होंने तो काफ़ी ज़्यादा प्रगति उन्नति की। तो समाज में एक तरफ बड़े किसान हैं जिनके पास संपत्ति ज़्यादा है, इन्होंने तो हरित क्रांति में और भी ज़्यादा सफलता अर्जित की। लेकिन छोटे जो किसान हैं, है ना, उन्हें तो उस लेवल पर प्रगति नहीं मिल पाई जितना अपेक्षित था। तो इसने क्या किया, समाज में असमानता को बेसिकली उत्पन्न किया। तो ये कुछ मेजर चैलेंज है जो हमको देखने को मिलते हैं हरित क्रांति के दौरान, ठीक है। नाउ लास्ट में हम डिस्कस करते हैं कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष। तो आगे क्या किया जा सकता है, जो चैलेंजेस हम देख रहे हैं, जो चुनौतियां हम देख रहे हैं हरित क्रांति के चलते, उनसे निपटने के लिए आगे क्या प्रयास किए जा सकते हैं। सबसे पहले बात तो यह है कि हरित क्रांति की जो पूरी जो स्टोरी है जो अभी तक हमने समझी, वो हमें क्या बता रही है कि वैज्ञानिक तकनीक बोलने का मतलब है जो उच्च उपज देने वाली जो गेहूं की किस्में, चावल की किस्में जो हमने आयात की, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाई यील्डिंग वेराइटीज, HYV। तो वैज्ञानिक तकनीक से तो हमारे देश की किस्मत कैसे बदली उस सभी ने उसको हमने देखा 1966 से लेकर 70 तक। देखो 66 में हम उतना खाद्यान्न भी उत्पादित नहीं कर पा रहे थे जिससे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। 70 आते आते हम आत्मनिर्भर हो गए खाद्यान्न के उत्पादन के मामले में, और अगले 10 साल में इतना ज़्यादा खाद्यान्न का उत्पादन कर लिया कि हम अब निर्यातक बन गए, है ना।
तो ये सब संभव कैसे हो पाया? ये उच्च उपज देने वाली जो गेहूं की किस्में हैं, चावल की किस्में हैं, इसने काफ़ी ज़्यादा बेसिकली हेल्प किया इस फील्ड में। तो वैज्ञानिक तकनीक से तो हमारी किस्मत बदल गई, लेकिन साथ में ये भी इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ तकनीक ही जरूरी नहीं है, साथ में न्याय भी जरूरी है, संतुलन भी जरूरी है और टिकाऊ विकास भी जरूरी है। बोलने का मतलब है जब नई टेक्नोलॉजी हम ला रहे हैं तो उसका उपयोग ऐसा नहीं है कि एक ही क्षेत्र में किया जा रहा है, सभी क्षेत्रों पर किया जाए, संतुलित किया जाए। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों को ही टेक्नोलॉजी में बेसिकली लाभ देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बड़े किसानों को जो लाभ हुआ, छोटे किसानों को तो नहीं हुआ, तो ये भी तो सुनिश्चित करना जरूरी था। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी हमारे देश को जो ज़रूरत है वो हरित क्रांति 2.0 की है, और ये जो हरित क्रांति 2.0 होने वाली है उस पर हमको किन जिन बातों पर ध्यान देना है वो ये है कि सबसे पहली बात तो पानी की बात की जाए या मिट्टी की बात की जाए, इसका जो संरक्षण है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से तो ग्रसित है ना। एक तो बेसिकली बात हम लोग करेंगे, अगर मिट्टी के जो उपजाऊपन है उसमें कमी देखने को मिल रही है पंजाब हरियाणा वाले रीजन में। पानी में अगर हम बात करें, बेसिकली भूमिगत जल की बात करें, तो इसमें भी कमी देखने को मिल रही है। तो पानी की बात करें, मिट्टी की बात करें, इसका संतुलित उपयोग करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, इसका संरक्षण करना हमें जरूरी है। ये आवश्यकता है हरित क्रांति 2.0 की। इसके अलावा जैविक खेती और फसल विविधता को बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, आज हम जब खेती करते हैं तो कीटनाशक का काफ़ी प्रयोग करते हैं, उर्वरक का काफ़ी प्रयोग करते हैं, तो हमें जो आवश्यकता है वो है जैविक खेती को अपनाने की, है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि सिक्किम भारत का पहला ऐसा राज्य है जो पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला राज्य है। तो इसी प्रकार से भारत के अन्य राज्यों को भी इस दिशा में, इस क्षेत्र में कार्य करने की आवश्यकता है। तीसरी जो प्रमुख बात है वो ये है कि छोटे किसान जो हैं उनको भी बराबरी का अवसर मिले, ये भी सुनिश्चित करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। ऐसा ना हो कि हरित क्रांति 2.0 लाया गया और फिर से बड़े किसानों को ही सारे लाभ मिले, छोटे किसानों को कुछ नहीं मिला। तो जो योजना जब लाई जाए, जो स्कीम लाया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसमें ये सुनिश्चित किया जाए कि जो छोटे किसान हैं उनको भी बराबरी का अवसर मिले, ताकि हरित क्रांति 2.0 से उन्हें भी लाभ प्राप्त हो। तो ये वो प्रमुख चीज़ें हैं जो आगे ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और साथ में मैं कुछ बातें के बारे में अगर आपको बताऊं जो शायद आपको नहीं पता, वो ये है कि हरित क्रांति के दौरान हमको कुछ चीज़ें और भी देखने को मिली, बट वो इनडायरेक्ट वे में है। आप डायरेक्टली आप कहीं पर शायद पढ़ेंगे नहीं, बट आप रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला ये जो रीजन है उसने हरित क्रांति में तो काफ़ी ज़्यादा उत्पादन किया। उच्च उपज देने वाली किस्में तो हमने प्रयोग की, ठीक है, ये तो एक फैक्टर है, लेकिन साथ में हमने कीटनाशक का भी प्रयोग किया ना। काफ़ी ज़्यादा कीटनाशक का प्रयोग किया जा रहा है, जो कीट हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उनको मारने के लिए। ठीक है, इस कीटनाशक में एक कीटनाशक था जिसे कहते हैं DDT। आपने इसका नाम सुना ही होगा, काफ़ी फेमस है कीटनाशक। तो DDT का प्रयोग ना भारी मात्रा में किया जाता था पहले। ठीक है, ये एक ऐसा कीटनाशक है जो न सिर्फ कीटों को प्रभावित करता है बल्कि ह्यूमंस को भी प्रभावित करता है, एनिमल्स को भी प्रभावित करता है। इस कीटनाशक के चलते जो कैंसर की जो समस्या है जो वर्तमान में हम देख रहे हैं, उसमें एक मेजर रोल जो है वो DDT का भी है। ठीक है, पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले रीजन में काफ़ी ज़्यादा उत्पादन किया गया, काफ़ी मात्रा में DDT का प्रयोग किया गया, और आगे चलकर जो रिपोर्ट सामने आई वो शायद आपको हैरान कर सकती है। इस क्षेत्र में रहने वाले लोग जो है, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कैंसर की समस्या से ग्रसित है वर्तमान में। ठीक है, और ये किससे रिलेट कर रहा है? ये इनडायरेक्टली अगर हम बात करें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेट कर रहा है, क्योंकि कीटनाशक का जो भारी भरकम प्रयोग किया गया, जिसमें खास तौर पे DDT का इस्तेमाल किया गया, जिसके चलते जो कंसिक्वेंस, जो परिणाम देखने को मिलते हैं, वो देखने को मिलते हैं कि जो मनुष्य है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कैंसर से प्रभावित हो रहा है धीरे धीरे। और आज भी अगर हम लोग देखेंगे ना, सिर्फ इस पर्टिकुलर क्षेत्र की बात करें, इंडिया में तो अब हर एरिया से बात करें, जो नई नई तरह तरह की जो बीमारियां आ रही है वो क्यों आ रही हैं आखिर? जो अलग अलग प्रकार के जो खाद्यान्न वस्तुओं का हम सेवन कर रहे हैं, जिसमें केमिकल्स काफ़ी मात्रा में यूज़ हो रहे हैं, है ना, इसी के चलते तो नई नई बीमारियां देखने को मिल रही है। तो बेसिकली यहाँ पर कैंसर की समस्या देखने को मिलती है। अब DDT की बात जैसा हम लोग कर रहे हैं कि आपको पता चला कि इसके चलते काफ़ी मनुष्यों को, मतलब बेसिकली हम बात करें तो काफ़ी हानि पहुंच रही है, क्षति पहुंच रही है। तो जब इस बार इस एक स्टॉकहोम कन्वेंशन जो हुआ है ना, तो 1972 में बेसिकली हम बात करें
भारत ने डीडीटी के प्रयोग पर बैन लगाया? किस फील्ड में बैन लगाया? भारत ने बेसिकली डीडीटी के प्रयोग पर बैन लगाया कृषि क्षेत्र में। तो जो कृषि के क्षेत्र में कीटनाशक के तौर पर डीडीटी का इस्तेमाल किया जाता था, 1972 से भारत ने इस पर बैन लगाया हुआ है। विश्व के अधिकांश देशों ने डीडीटी पर बैन लगाया हुआ है कृषि में प्रयोग को लेकर, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। और न सिर्फ डीडीटी की बात हो रही है, बल्कि जैसे कि दक्षिण भारत में अगर हम देखें तो थोड़ी बहुत अगर किसी राज्य ने प्रगति की हरित क्रांति के दौरान अगर हम बात करें तो उसमें तमिलनाडु प्रमुख राज्य है। बट तमिलनाडु की अगर जलवायु की बात करें ना, तो यहाँ पर आपको ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। ईस्ट में आप चले जाएंगे, बंगाल की खाड़ी है, वेस्ट में चले जाएंगे तो अरब सागर है, और साउथ की ओर देखेंगे तो हिंद महासागर है। तो जो बेसिकली ऐसे जो स्थान हैं जो समुद्र किनारे रहते हैं, तो वहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। और ऐसे क्षेत्र जहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा है, वहाँ पर नमी सोखने वाले जो बेसिकली जो फसल है ना, उनके कंजप्शन पर थोड़ा कंट्रोल किया जाना जरूरी है। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि तमिलनाडु में मुख्य तौर पर जो बासमती चावल है ना, इसका काफ़ी ज़्यादा उपभोग किया गया। और बासमती जो चावल है वो एक प्रकार की ऐसी किस्म है जो कि नमी वाली फसल है, और ख़ास तौर पर जैसा मैंने बताया कि नमी वाले क्षेत्र में इस प्रकार की फसलों के उपभोग से बचना चाहिए। बट अधिक मात्रा में इसका कंजप्शन किया जाने लगा, और इससे बेसिकली जो बीमारी देखने को मिलती है इस पर्टिकुलर एरिया में वो है डायबिटीज़। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा समस्या है। और डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो अनुवांशिक है। फॉर एग्जांपल अगर किसी के पिता को डायबिटीज़ है तो फिर मैक्सिमम चांसेस है कि उसके बच्चे को भी डायबिटीज़ हो सकता है। तो ये एक अनुवांशिक बीमारी है, तो ये देखने को मिलता है ना। तो तमिलनाडु वाले रीजन में बेसिकली बासमती चावल के प्रयोग के कारण, उपभोग करने के कारण, जो कि एक नमी वाली फसल है, एरिया भी काफ़ी ज़्यादा बेसिकली आर्द्रता वाला है, ह्यूमिडिटी वाला है, जिसके कारण से यहाँ पर डायबिटीज़ की समस्या देखने को मिलती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट और मेजर फैक्टर है जो आप समझ पा रहे हैं कि कैसे कैसे चीज़ें जो हैं वो रिलेट कर रही है ना। तो ये प्रमुख चैलेंज रहे हैं हरित क्रांति के। डायरेक्टली तो आप रिलेट नहीं करेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली आप रिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मेजर चीज़ जिसके बारे में शायद आपका दिमाग नहीं पहुंच पा रहा होगा, वो भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कार्ल मार्क्स के बारे में आप सभी ने सुना है। कार्ल मार्क्स ने ना बेसिकली एक थ्योरी दी कि भैया अगर देश का विकास हो रहा है तो ये मेक श्योर करो कि जो सभी वर्ग है उनका विकास सुनिश्चित हो। ऐसा नहीं कि एक तरफ लोगों का विकास हो रहा है, दूसरे तरफ नहीं हो रहा है ना। समाज में अलग अलग वर्ग है, अगर एक वर्ग का विकास हो दूसरे का नहीं हुआ तो ऐसे में दिक्कतें आएंगी, दंगे फसाद हो सकते हैं, क्रांति आ सकती है। और कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है वो इंडिया पर भी अप्लाई होती है। अगर आप सोचेंगे ना इनडायरेक्टली तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। आप डायरेक्टली भी रिलेट कर सकते हैं, बट इनडायरेक्टली तो चीज़ें समझ में आएंगी। चलो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं बात किस बारे में कर रहा हूँ। देखो, आज़ादी के बाद से समस्या आ रही है भारत में खाद्यान्न के लिए, ठीक है। जो किसान हैं, जो आदिवासी है, जो मजदूर हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब पीड़ित है, शोषित है, क्योंकि वो खाद्यान्न का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, उपलब्धता नहीं है, तो फिर भूख प्यास से मर रहे हैं ना। तो फिर चीज़ों को सुधारना तो है। अब इसके लिए क्या किया जा रहा है? देखो 1966 की अगर हम लोग बात करें, 67 की बात करें, तो ये जो क्षेत्र है वो तो काफ़ी प्रगति कर रहा है, देश का एक हिस्सा तो प्रगति कर रहा है। लेकिन यहीं पर अगर थोड़ा पूर्व की ओर जाएंगे तो पश्चिम बंगाल वाले रीजन में अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो हिस्सा है वो देश के बाकी के अन्य हिस्सों की तरह हरित क्रांति में उतनी ज़्यादा प्रगति उन्नति दर्ज नहीं कर पाया। और जबकि किसान तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, किसान अपने आप को शोषित भी फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। इस कारण से यहाँ पर क्या होता है, एक किसान प्लस आदिवासी आंदोलन होता है। और इस आंदोलन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 1967 की बात कर रहा हूँ। पश्चिम बंगाल का एक जिला दार्जिलिंग, जिसके अंतर्गत एक गांव आता है, उस गांव का नाम क्या है? नक्सलबाड़ी। और नक्सलबाड़ी से किसान और आदिवासी समुदाय के द्वारा एक काफ़ी बड़ा आंदोलन स्टार्ट किया जाता है, शुरू किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? नक्सलवादी आंदोलन कहते हैं। इस आंदोलन की शुरुआत प्रमुखतः किसने की? किसानों के द्वारा की गई। अगर किसान, सोच के आप देखो, अगर किसान यहाँ पर खाद्यान्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर रहते, अगर यहाँ पर भी हरित क्रांति सफल होता, तो क्या यहाँ पर कभी नक्सलवाद जन्म ले पाता? सोच कर देखो, है ना। तो ये जो आंदोलन शुरू हुआ वो इस कारण से ही शुरू हुआ ना
क्योंकि यहाँ पर असमानता देखने को मिल रही है खाद्यान्न के उत्पादन के मामले में, है ना। तो इस कारण से हम रिलेट कर सकते हैं कि एक क्षेत्र अगर प्रगति कर रहा है, दूसरा क्षेत्र नहीं कर रहा है, तो चांसेस है ना, जैसा मैंने बताया कि कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी थी कि हर वर्ग का विकास होना जरूरी है। अगर एक वर्ग का विकास हो रहा है, दूसरा वर्ग अभी भी शोषित है ना, तो फिर क्रांति देखने को मिलेगी। और सेम चीज हमको इंडिया के केस में भी देखने को मिलती है। हरित क्रांति को आप डायरेक्टली इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, लेकिन इनडायरेक्ट वे में अगर आप सोच कर देखेंगे तो रिलेट कर पाएंगे। हरित क्रांति के दौरान अगर पूरे भारत का एक साथ विकास हुआ रहता तो ज़्यादा बेटर रहता, बट वो चीज़ें इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि जो परिस्थितियां हमको पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, वो परिस्थितियां पूरे भारत में सेम नहीं है ना। तो सेम नहीं है तो रिजल्ट सेम कैसे आएगा। बट एक जो हम चीज़ देख रहे हैं कि नक्सलवाद जो आंदोलन है, जो जन्म लेता पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से 1966-67 के समय में, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में अगर हम देखें तो रिलेट कर रहा है कि खाद्यान्न के उत्पादन के मामले में, क्योंकि किसान आंदोलन है, आदिवासियों का आंदोलन है, तो ये रिलेट आप कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर भी विकास हुआ रहता हरित क्रांति का, तो शायद ये जो नक्सलवाद है, जिससे बेसिकली हम तो छत्तीसगढ़ के निवासी है ना, आप और मैं तो मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं नक्सलवाद के बारे में, क्योंकि सबसे नक्सलवाद से ग्रसित प्रमुख राज्यों में एक हमारा राज्य भी है छत्तीसगढ़। तो शायद ये आंदोलन जो है वो शुरू न हुआ रहता, ऐसा मेरा कहना है। तो आप इससे भी रिलेट कर सकते हैं चीज़ों को। तो ये जो सारी जो बातें हैं वो हमने डिस्कस की हरित क्रांति को लेकर। तो आज के इस वीडियो में, इस डिस्कशन में फ़िलहाल यहीं तक। ये पूरा वीडियो था, पूरा डिस्कशन था हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपके किसी प्रकार के डाउट हैं तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जो अगर आपके डाउट रहेंगे किसी भी प्रकार के इस टॉपिक के रिलेटेड अगर, तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और लास्ट में हम बात करते हैं, अब जैसे इस टॉपिक के बारे में तो हमने पूरा डिस्कस कर लिया, ठीक है, हरित क्रांति के बारे में जो हमने फ्रेमवर्क बनाया ना, इस वे में जाकर हमने डिस्कस किया, ताकि एग्जामिनर जो है किसी भी प्रकार से अगर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करे तो उन सभी का हम आंसर कर पाएँ। अब जैसा मैंने बताया कि जो मेंस का जो पैटर्न है वो क्या पैटर्न है, आपको 2 नंबर के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 4 नंबर के भी, 8 नंबर के भी, 10 नंबर के भी और 15 नंबर के भी। अब इस टॉपिक के बारे में हमने पढ़ लिया पूरा, तो 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, जिस भी प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा आप उसका आंसर करने के लिए समर्थ रहेंगे। 2 नंबर के क्वेश्चन में जनरली फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है। तो सीधा सा फैक्चुअल अगर क्वेश्चन बनेगा तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत करने का श्रेय जिस व्यक्ति को जाता है वो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इस प्रकार से आपको आंसर करना है। इसके अलावा 4 नंबर के क्वेश्चन में अगर एग्जामिनर पूछे कि हरित क्रांति के क्या क्या लाभ रहे हैं, है ना, अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए तो आपको पता है कि 4 नंबर के क्वेश्चन में जो उत्तर देना है CGPSC मेंस वो देना है 60 शब्दों में। तो हरित क्रांति के लाभ के बारे में अगर एग्जामिनर पूछेगा आपसे तो लाभ के मामले में आप इन सारी चीज़ों को कोट वहाँ पर कर सकते हैं कि हरित क्रांति के चलते भारत जो है खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ, सबसे पहली बात, ठीक है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि जब कृषि के क्षेत्र में प्रगति देखने को मिली तो कृषि आधारित जो प्रमुख उद्योग धंधे हैं उनमें भी विकास देखने को मिला। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो अनाज की जो कीमतें हैं वो पहले काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल थी, उतार चढ़ाव देखने को जो मिलता था, अब अनाज की जो कीमतें हैं उनमें स्थिरता देखने को मिली। तो ये हरित क्रांति के प्रमुख लाभ है। किसानों की जो वैल्यू है वो बढ़ गई, किसान अब अन्नदाता कहलाने लगे। इसके अलावा हरित क्रांति का एक लाभ और कौन सा है, पहले हम अमेरिका पर निर्भर हुआ करते थे अनाज के आयात के लिए, तो वो निर्भरता भी हमारी हरित क्रांति के चलते दूर हो गई, ठीक है। तो ये वो प्रमुख लाभ है। इस प्रकार से आप अपने आंसर को क्या करेंगे, फॉर्मेट इस प्रकार से बनाएंगे ताकि जो एग्जामिनर है वो आपके आंसर से संतुष्ट हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले। 4 नंबर है तो 4 में से 4 नंबर आपको मिले। तो आपको अपने आंसर को इस प्रकार से बनाना है। अब हमारी जब मेंस की आंसर राइटिंग की क्लास चलेगी उसे बाकायदा हमारी टीम की जो हर एक टीचर्स हैं वो आपको लिख कर समझाएंगे, फॉर्मेटिंग करके समझाएंगे कि कैसे कैसे चीज़ों को लिखना है, समझना है। इसी प्रकार से 8 नंबर, 10 नंबर और 15 नंबर के जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो वहाँ पर क्या किया जाएगा, आपके जो एनालिटिकल अप्रोच है उसको चेक किया जाएगा, है ना। भारत जैसे एक प्रश्न बनाया जा सकता है ना कि भारत में हरित क्रांति ने
सफलता में तो काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया, लेकिन हरित क्रांति की प्रमुख चुनौतियां क्या है इस संबंध में बेसिकली टिप्पणी करें, है ना। इस प्रकार से प्रश्न दिया जा सकता है, 10 नंबर है 15 नंबर में। तो पहले आप क्या करेंगे ना, एक इंट्रोडक्शन देंगे, हरित क्रांति के बारे में समझाएंगे कि हरित क्रांति बेसिकली भारत में कैसे शुरू हुई। 2 लाइन में आप इसको कंसाइज कर सकते हैं, बता सकते हैं, और इसके बाद हरित क्रांति की सफलता को 4 पॉइंट में समझा सकते हैं, क्योंकि हमको पूछा गया है किसके बारे में, हरित क्रांति की चुनौतियों के बारे में। तो उसको हमको डिटेल से एक्सप्लेन करना है, जो थोड़ी देर पहले हमने समझा ना, हरित क्रांति के जो मेजर चैलेंजेस रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने क्या क्या देखा, क्षेत्रीय असमानता। अब यहाँ पर तो हमने शॉर्ट में लिखा है जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो जो मैंने एक्सप्लेन किया है ना उसको शब्दों में लिखना है एग्जाम में। अब जब हमारे मेंस की जब क्लासेस चलेंगी तो उसको तो हम लिखकर समझाएंगे कि कैसे आंसर राइटिंग आपको करना है, किस तरीके से आप मैक्सिमम जो मार्क्स है वो अर्जित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब चुनौतियों के बारे में पूछा जाए तो हमको समझाना होगा। एक इंडिया का मैप अगर आप बना देंगे ना आंसर में, तो उससे अच्छा कुछ नहीं होगा, एग्जामिनर को वो अट्रैक्ट करता है। इंडिया का मैप बना के हम एक तरह से समझा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैप था ना इंडिया का, जैसे इस रीजन को हम लोकेट कर देंगे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, जिससे बता देंगे कि हरित क्रांति के दौरान इस क्षेत्र ने काफ़ी ज़्यादा प्रगति की अन्य क्षेत्रों के कंपेयर। तो क्षेत्रीय असमानता एक प्रमुख चुनौती रही। इसके अलावा फसल में भी असमानता, गेहूं और चावल के उत्पादन में हम बेसिकली हमको वृद्धि देखने को मिली, जबकि बाकी जो फसलें हैं वो पिछड़ी हो गई। ठीक है। इसके अलावा पर्यावरण संकट, यानी कि जो भूमि की जो उर्वरकता है, मिट्टी का जो उपजाऊपन है, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ। भूमिगत जल की बात करें उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिली। और सामाजिक असमानता, यानी कि बड़े किसानों को तो लाभ हुआ बट छोटे को उतना नहीं हुआ। ठीक है। तो ये प्रमुख वो चैलेंजेस हैं जिनको आपको अपने आंसर में शामिल करना है, जिससे आपका जो आंसर है वो बाकियों के कंपेयर ज़्यादा अच्छा दिखे, है ना। और ज़्यादा अच्छा दिखे इसके लिए फॉर्मेटिंग करना जरूरी है। तो फॉर्मेटिंग आंसर का कैसे करना है वो तो हमारी जब मेंस की क्लासेस चलेगी तो उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में फ़िलहाल यहीं तक। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे मेंस के बैच से जुड़ना चाहते हैं, इनरोल करना चाहते हैं, तो हमारी एकेडमी के द्वारा अभी 10 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक ऑफ़र चलाया जा रहा है CGPSC तिहार का, जिसमें आपको जो हमारी मेंस की बैच है, इवन प्रीलिम्स की बैच में भी अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। केवल एप्लीकेशन चार्ज और मेंटेनेंस चार्ज जो लिया जा रहा है, जो टीचर्स के द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है वो एक प्रकार से फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट जो चार्जेस आपको देखने को मिलेंगे एप्लीकेशन में देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं इस बैच में इनरोल करने के लिए। ये वीडियो था फिलहाल यहीं तक। अगली वीडियो में मैं मिलूंगा किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तो फिर अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई डाउट है, समस्या है, तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, है ना। और जो भी आपके विचार है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो धन्यवाद।